नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कैपेसिटर स्टार्ट व कैपेसिटर रन मोटर क्या होती है, इसका कार्य सिद्धांत क्या होता है, किस प्रकार इसकी कार्यप्रणाली होती है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट स्थापित मतलब संयोजित किए जाते हैं, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच होता है, दो कैपेसिटर होते हैं, कौन सा कैपेसिटर का मान अधिक होता है, कौन से कैपेसिटर का मान कम होता है, दोनों कैपेसिटर को कैसे संयोजित करेंगे, दोनों वाइंडिंग को कैसे संयोजित करेंगे, फिर इस पूरे मोटर की कार्यप्रणाली क्या होगी, फिर लास्ट में देखेंगे इस मोटर का पावर फैक्टर क्या होता है, स्टार्टिंग पावर फैक्टर क्या होता है, रनिंग पावर फैक्टर क्या होता है, स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, रनिंग टार्क क्या होता है और किस प्रकार ये उच्च दक्षता पर कार्य करती है। सब बातों को बारीक से पढ़ेंगे और फेजर डायग्राम और इसमें जो इसकी कार्यप्रणाली उसके आधार पर आपको पॉइंट टू पॉइंट बढ़ाऊंगा। आपको ऐसा एक पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो कि आपके दिमाग से आउट हो जाए और आपके सामने उसका क्वेश्चन आ जाए। मतलब कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप ऐसे मान लो कि आपके दिमाग से कंफ्यूज दूर होते जाएंगे और आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस कैपेसिटर स्टार्ट व कैपेसिटर रन मतलब कि संधारित्र प्रारंभ व संधारित्र चल मोटर को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए, संपूर्ण अध्ययन करने के लिए वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस मोटर में दो मोटरों का संयोजन है। मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर की तीन मोटरें आएंगी, एक तो आएगी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर और एक आएगी स्थायी कैपेसिटर मोटर। दोनों मोटरों का संयोजन इस मोटर में है, इसलिए ये मोटर सबसे हाई पावर की और अधिक महंगी भी होती है और हाई स्टार्टिंग टार्क वाली होती है, इसलिए इसका प्रयोग अधिकतर मतलब कि हाई स्टार्टिंग टार्क में करते हैं। इसलिए मैं आपको बताया था कि ये मोटर सबसे इंपॉर्टेंट होगी कैपेसिटर मोटर में, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, मोटर के पूरा अध्ययन कीजिए और अपने नोट्स जरूर बनाइए ताकि आपको इसके बारे में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस कैपेसिटर स्टार्ट व कैपेसिटर रन मोटर के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो क्या लिखेंगे? कैपेसिटर स्टार्ट। कैपेसिटर स्टार्ट व कैपेसिटर रन मोटर, ये देखेंगे कैपेसिटर रन मोटर, इसका अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, मोटर भी इंपॉर्टेंट है, मोटर भी महंगी है और हाई स्टार्टिंग टार्क वाली है, हाई पावर फैक्टर वाली है, सब कुछ विशेषताएं इस मोटर में। तो कैसे होती हैं सारी विशेषताएं, क्यों इसमें इन सभी तथ्यों का समायोजन हुआ है, तो सभी जानकारी देखेंगे आप। इसको क्या कहेंगे? संधारित्र प्रारंभ व संधारित्र चल मोटर, इसको हिंदी में कहेंगे संधारित्र प्रारंभ व संधारित्र चल मोटर। अब देखो, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको उन दोनों मोटरों का थोड़ा सा हिंट देता हूं। जैसे कि आप लोगों ने देखी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर क्या होती है, उसमें क्या देखा आप लोगों ने कि सहायक वाइंडिंग मतलब कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर लगाया आप लोगों ने, ठीक है, एक कैपेसिटर लगाया और वो किसके श्रेणी क्रम में लगाया? एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक कैपेसिटर लगाया और एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया। जब मोटर 75% अपनी गति प्राप्त कर लेती है तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से जो कैपेसिटर लगाया वो सर्किट से अलग हो जाता है। ये आप लोगों ने देखा कौन सी मोटर में? सबसे पहली मोटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जब मैंने आपको पढ़ाई थी उसमें क्या देखा कि इस मोटर का स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है। देखा आप लोगों ने, स्टार्टिंग टार्क उच्च होता है और इसका पावर फैक्टर भी उच्च होता है। लेकिन उसके बाद में दूसरी मोटर देखी आप लोगों ने कि जिसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगाया लेकिन एक कैपेसिटर जरूर लगाया आप लोगों ने। किसके श्रेणी क्रम में? एक सहायक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में कैपेसिटर लगाया। तो वो कैपेसिटर मतलब कि शुरू से लेकर लास्ट एंड तक जब तक मोटर चलती रहती है वो उसमें संयोजित ही रहता है। इसका मतलब उसको कहते हैं स्थायी कैपेसिटर मोटर के नाम से जाना। इससे पिछले वीडियो में ही आप लोगों ने देखा था। तो उसमें क्या था? उसका स्टार्टिंग टार्क कम था। तो आप लोगों ने देखा कि एक मोटर का स्टार्टिंग टार्क अधिक है और एक मोटर का स्टार्टिंग टार्क कम है। एक मोटर का पावर फैक्टर मतलब कि निम्न है, एक मोटर का पावर फैक्टर हाई है। तो यहाँ क्या देखेंगे? दोनों मोटरों का संयोजन करेंगे। यहाँ एक स्थायी कैपेसिटर भी रखेंगे और एक कैपेसिटर को सेंट्रीफ्यूगल स्विच की सहायता से हटाएंगे। तो यहाँ कितने लगाएंगे? दो कैपेसिटर, क्योंकि दोनों मोटर का संयोजन होगा तो दो कैपेसिटर लगेंगे, इसलिए इस मोटर को डबल कैपेसिटर मोटर के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? डबल कैपेसिटर मोटर के नाम से, याद रखना। इसको कह सकते हैं डबल कैपेसिटर मोटर। इस मोटर को डबल कैपेसिटर मोटर के नाम से जाना जाता है। चाहे आप कैपेसिटर स्टार्ट व कैपेसिटर रन मोटर कहो,
चाहे आप डबल कैपेसिटर मोटर को भी इसके नाम से जाना जाता है। एक तो बात कहते हैं। अब देखो मोटर के स्वरूप की आपको बताऊं आपको कि मोटर के स्वरूप में आप लोगों ने अब तक 3-4 मोटरें पढ़ ली। 2 मोटरें तो कैपेसिटर की पढ़ी है, 1 मोटर आपने स्प्लिट फेज की पढ़ी है। तो उसमें क्या था, आप लोगों को पता कि सेल्फ स्टार्ट करने के लिए एक वाइंडिंग को 2 भागों में बांटा जाता था। तो प्रत्येक मोटर में कितनी वाइंडिंग होगी, 2 वाइंडिंग में होगी। प्रत्येक मोटर में कितनी वाइंडिंग होगी, 2 वाइंडिंग होगी, एक सहायक वाइंडिंग और एक रनिंग वाइंडिंग। तो यहाँ भी कितनी वाइंडिंग रहेंगी, इस मोटर में भी याद रखना, इस मोटर में भी 2 ही वाइंडिंग होते हैं। इस मोटर में कितनी वाइंडिंग रहेंगी, 2 वाइंडिंग रहेंगी। अब 2 वाइंडिंग कौन कौन सी रहेंगी, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हो क्योंकि 2-3 वीडियो देख लिया आप लोगों ने। 2 वाइंडिंग होती हैं। अब मैं फिर उसकी हिट दे देता हूँ, कौन कौन सी रहेंगी। एक रहेगी रनिंग वाइंडिंग जिसको मुख्य कुंडल के नाम से जानते हैं, एक रहेगी सहायक वाइंडिंग जिसको स्टार्टिंग वाइंडिंग या ऑक्सिलरी वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। तो दोनों वाइंडिंग को किसको दर्शाया आप लोगों ने, देखो ये आप लोग इसको अच्छी तरह जानते हो कि जो मुख्य कुंडलन है, मुख्य कुंडलन इसको मेन वाइंडिंग कहते हैं और जो सहायक कुंडलन है उसको ऑक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। इसको किससे दर्शाया था, U1 और U2 से। इसका मतलब आपको U1 U2 मिलेगा और इसको दर्शाया था Z1 Z2 से। दोनों वाइंडिंग आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इस 2 वाइंडिंग होंगी, एक मुख्य कुंडल एक सहायक कुंडल, U1 U2 W और Z1 Z2। रोटर कैसा रहेगा, रोटर भी इस मोटर में गिलहरी प्रकार का रोटर रहेगा। तो मैं आपको प्रत्येक बातें सब में क्यों दोहरा रहा हूँ कि कहीं से भी आपको कभी पूछ ले जाए, क्योंकि ये तो कॉमन बात है सभी मोटर में। तो इस मोटर में रोटर कैसा होगा, इसका रोटर भी होगा स्क्वायरल केज रोटर होगा। कैसा होगा, स्क्वायरल केज, मतलब हिंदी में गिलहरी प्रकार का रोटर होगा। गिलहरी पिंजरा प्रकार का होगा रोटर बीच में प्रत्येक। और गिलहरी कैसा होता है, आपको डायग्राम बनाऊंगा तब आप समझ जाओगे, वैसे आप जानते हो गिलहरी प्रकार का कैसा होता है। अब एक चीज आती है देखो, इसमें अलग से क्या है, एक इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच प्रयोग किया जाता है। मैं आपको वो कंपोनेंट बताऊं क्या होगा, इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा इस मोटर में, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच जिसको हिंदी में अपकेंद्रीय कुंजी कहते हैं, जो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो CFS में शॉर्टकट में लिखता हूँ, CFS प्रयोग होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। क्या रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच रहेगा। इसमें कहाँ लगेगा, ये सहायक वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगेगा। अब इसके श्रेणी क्रम में क्या लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे, वो आपको सर्किट डायग्राम बताऊंगा तो बता दूंगा, उससे पहले बता रहा हूँ। अब देखो इसमें एक चीज हो रही, उस दोनों मोटर में एक कैपेसिटर था, लेकिन यहाँ कैपेसिटर 2 प्रयोग किए जाएंगे। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है इसके अंदर कि कैपेसिटर कितने होंगे, यहाँ पे कैपेसिटर रहेंगे 2। अब दोनों कैपेसिटरों की बात कर लेता हूँ, बाकी आप तो देखते आ रहे हो। यहाँ कितने कैपेसिटर रहेंगे, 2 कैपेसिटर रहेंगे। यहाँ पे 2 संधारित्र प्रयोग किए जाएंगे। अब कहाँ कहाँ होंगे उनकी बातें अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो गौर से। यहीं से ही मुख्य प्रश्न आपके उठने वाले होते हैं, यहीं से आपके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट शुरू हो जाते हैं। बाकी तो आप पहले 2 मोटर देख चुके हो, 3 मोटर देख चुके हो, उनमें सब में है। इन दोनों कैपेसिटरों का मान क्या रहेगा, कहाँ ये संयोजित होंगे, किस नाम से इसको जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कैपेसिटर कितने रहेंगे, 2 कैपेसिटर रहेंगे। यहाँ पे एक कैपेसिटर रहेगा आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर। क्या रखेंगे, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर, प्रारंभन संधारित्र। क्या लिखेंगे इसको, प्रारंभन संधारित्र कहेंगे। एक आपका रहेगा रनिंग कैपेसिटर, ठीक है ना, जो प्रचालन कैपेसिटर होगा, हिंदी में प्रचालन कैपेसिटर, और ये प्रारंभन कैपेसिटर होता है। दोनों कैपेसिटर रहेंगे। अब दोनों कैपेसिटर के बारे में कुछ चर्चाएं कर लें ताकि आपको आगे जाके जो मोटर का अध्ययन करने वाले हैं, कार्य प्रणाली पढ़ेंगे, उसमें आपको थोड़ा इजी हो जाए और जोर नहीं आए पढ़ने में, ठीक है। अब सबसे पहले किसकी बात करें, सबसे पहले करेंगे स्टार्टिंग कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसकी करेंगे, स्टार्टिंग कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ कैसे होता है और किस प्रकार संयोजित होता है। इसको लिखेंगे स्टार्टिंग कैपेसिटर। मेरी बातें गौर से सुनना और लिखते चलना क्योंकि प्रश्न यहीं से उठने वाले हैं। अभी देखो ये होता क्या है स्टार्टिंग कैपेसिटर। अब एक तो आप नाम से समझ गए होंगे, स्टार्टिंग कैपेसिटर मोटर को स्टार्ट करता है, ठीक है। क्या करेगा, मोटर को स्टार्ट करेगा। वैसे ही मोटर स्टार्टिंग कैपेसिटर के बिना भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग टार्क अधिक नहीं होगा बिल्कुल। इसको यदि हटा दिया जाए तो एक कैसी मोटर बन जाएगी, स्थायी कैपेसिटर मोटर बन जाएगी, जिसका स्टार्टिंग टार्क बिल्कुल कम से कम होता है। इसका मतलब मोटर को उच्च स्टार्टिंग टार्क पर कौन चलाएगा, ये कैपेसिटर चलाएगा स्टार्टिंग टार्क, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं ये स्टार्टिंग टार्क का जो स्टार्टिंग कैपेसिटर, जिसको यदि आप शॉर्टकट में देखोगे तो आप इसको सी का मतलब कैपेसिटर, एस का मतलब स्टार्टिंग, CS भी लिख सकते हैं इसको। आपको CS मिल जाए तो क्या होगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर। ये कब तक कार्य करता है, ये मोटर को केवल स्टार्टिंग के समय ही मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग की श्रेणी में संयोजित होता है, मतलब कि मोटर के स्टार्टिंग के समय ही प्रयोग होता है।
बाकी मोटर स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद में उसको हटा दिया जाता है। अब कैसे हटाएंगे वो तो सर्किट बनाएंगे, समझ गए बात। तो इसके बारे में लिखना चाहते हो लिख लो कि ये केवल मोटर की स्टार्टिंग के समय, किसके बारे में, इस स्टार्टिंग कैपेसिटर के बारे में लिख सकते हैं। ये केवल कौन सा स्टार्टिंग कैपेसिटर, केवल मोटर के स्टार्टिंग के समय मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। बस ओनली स्टार्टिंग के समय, प्रचलन रूप में नहीं होता है, लंबे निरंतर नहीं होता है, सिर्फ ओनली स्टार्टिंग के समय। तो लेकिन ये केवल स्टार्टिंग के समय ही काम आता है, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं ये क्षणिक समय के लिए प्रयोग होता है। क्या लिखेंगे, ये क्षणिक समय या कार्य, क्षणिक कार्य के लिए प्रयोग होता है। बस इसका काम है क्षणिक रूप से मोटर को चलाना और बल्लेबाजी से इसको हटा देना, प्रयोग किया जाता है। इसकी वैल्यू भी बताऊंगा आप लोगों को मैं, कितनी वैल्यू होती है, टार्क कैसे उत्पन्न करता है, सब बातें बताऊंगा आप लोगों को। आप तो बस वीडियो को देखो, नोट्स बनाओ और टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको कि सर इस मोटर में और क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जब भी किसी प्रकार का एक कंपटीशन पेपर खोल के देखोगे आपको सब बातें मिल जाएंगी। जो आपको बता रहा हूँ, जो आपको लिखा रहा हूँ, सब के सब आपको किसी न किसी पेपर में मिल जाएंगी। और जो पेपर आने वाला है वहाँ भी यही बातें मिलने वाली हैं। आप यदि किसी पेपर को, कंपटीशन पेपर खोल के आपको सब कुछ नजर आएगा कि सर ने क्या पढ़ाया अब तक का सिलेबस कितना कराया और हमने कितना प्रश्न पढ़ाया है, कितना सर ने नहीं पढ़ाया है, आपको टोटल प्रश्न मिलेंगे वहाँ पे। हाँ, हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसा हो जो डीपली पूछा गया हो, मैंने आपको नहीं बताया हो, जैसे कि कुछ अपर लेवल का पूछ लिया हो या डिप्लोमा लेवल का पूछ लिया हो, जो कि नहीं पढ़ा सका, जो आपको नहीं बता सका, क्योंकि अपर लेवल का छोड़ देता हूँ कि जी भी हाई ग्रेड का पढ़ाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन छूट जाए, लेकिन आपको 95% या 99% आपको प्रश्न मिल जाएंगे। तो इसलिए यहाँ भी उसी प्रकार से पढ़ रहे हैं जीरो लेवल से। तो ये कब तक प्रयोग होगा, सिर्फ क्षणिक समय के लिए ही इसका प्रयोग किया जाता है। क्षणिक समय को कैसे मान सकते हैं कि मोटर जब 75% स्पीड प्राप्त कर लेती है तब तक ही इसका प्रयोग होता है। कैसा होता है देखो, ये आपको मैंने आपको बताया कि एक तो क्षणिक समय के लिए होता है और एक निरंतर रूप से प्रयोग होता है कि कंटिन्यू चलता रहेगा मोटर के साथ, एक तो वो होता है। तो आपको पिछले मोटर में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि क्षणिक समय के लिए जो प्रयोग करेंगे वो कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का होगा, और जो लॉन्ग समय के लिए करेंगे, जो निरंतर मोटर के साथ रहेगा, वो ऑयल फील्ड वाला होगा, ठीक है। तो ये दोनों कैपेसिटर अलग अलग रहेंगे। जैसे आप शुरू में मोटर पढ़ी आप लोगों ने, कौन सी में, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, वो भी क्षणिक समय के लिए प्रयोग था। उसको भी किसका बनाया, उसको भी बनाया था आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट वाला। और आप लोगों ने पढ़ी थी स्थायी कैपेसिटर मोटर, वो लॉन्ग समय के लिए चालू थी, उसमें पढ़ा था ऑयल फील्ड वाला। तो ये किसके लिए है, क्षणिक समय के लिए प्रयोग। इसको किसका बनाएंगे, इसको कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का कैपेसिटर होता है। क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, ये इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का होता है। एक सबसे बड़ी बात आती है इसकी। और देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक रासायनिक पदार्थ होता है जो तरल पदार्थ होता है, जो अपने आयनों में बढ़ता है और विद्युत धारा को प्रवाहित करने देता है अपने अंदर से। एक तो ये आता है। उसके बाद में इसके बारे में और क्या लिख सकते हैं, मैं दोनों कैपेसिटर की बता रहा हूँ कि दोनों कैपेसिटरों पर ही प्रश्न पूछ जाते हैं, ठीक है। और अब इसके प्रयोग से मोटर में क्या होगा, इसके प्रयोग से मोटर में क्या होगा, देखो मोटर में ये होगा इसके प्रयोग से कि एक तो आप लोगों ने दो वाइंडिंग प्रयोग की थी, एक रनिंग वाइंडिंग थी और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग थी। दोनों वाइंडिंग के बीच में, दोनों वाइंडिंग की धारा के बीच में जितने डिग्री का कोण अधिक से अधिक होगा, अधिक से अधिक कितना जाएगा, 90 डिग्री जाएगा। तो ये 90 डिग्री उत्पन्न करने में, 90 डिग्री पैदा करने में विशेष अहम भूमिका निभाता है। कौन सा, स्टार्टिंग कैपेसिटर। तो ये कह सकते हैं कि दोनों वाइंडिंग के बीच में 90 डिग्री का कोण कौन बनाएगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर बनाएगा। और उससे क्या होगा, आप लोग जानते हो कि दोनों वाइंडिंग की धारा के बीच में जब 90 डिग्री का कोण स्थापित हो जाता है, जैसे आपको बताऊं, एक वाइंडिंग ये थी, जैसे ये वोल्टेज था, एक धारा ये थी, एक धारा ये है, ये IS है और ये IM है। 90 डिग्री का कोण यहाँ हो जाता है 90 डिग्री का, तो स्टार्टिंग टार्क सबसे उच्च होगा। याद रखना, स्टार्टिंग टार्क उच्च होगा, बहुत उच्च होगा। तो ये कह सकते हैं कि ये कैपेसिटर करता क्या है, ये स्टार्टिंग धारा के मान को रनिंग धारा से 90 डिग्री तक पहुंचा देता है। ये लिख लेना मेरी बातें, स्टार्टिंग धारा के मान को रनिंग वाइंडिंग की धारा से 90 डिग्री तक पहुंचा देता है, जिससे क्या होगा, स्टार्टिंग टार्क बढ़ जाएगा। तो ये क्या कह सकते हैं, इससे क्या होगा, मोटर का स्टार्टिंग टार्क बढ़ेगा, स्टार्टिंग टार्क बढ़ता है, मतलब कि प्रारंभिक घुमाव बल बढ़ता है। इसके क्या इसको कहेंगे, प्रारंभिक घुमाव बल बढ़ता है इससे, किससे, स्टार्टिंग कैपेसिटर से स्टार्टिंग टार्क बढ़ता है।
और अपने को हाई स्टार्टिंग टार्क चाहिए तो इस मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में देखो क्या होगा, हाई स्टार्टिंग टार्क बढ़ेगा। एक चीज और आएगी इसमें कि हाई स्टार्टिंग टार्क बढ़ेगा तो धारा लीडिंग जाएगी, वोल्टेज से धारा लीडिंग जाएगी तो पावर फैक्टर अवश्य सुधरेगा। इससे क्या होगा, पावर फैक्टर अवश्य सुधरेगा, क्योंकि एक तो स्टार्टिंग में 2 कैपेसिटर लगेंगे तो ये कह सकते हैं ये इसका प्रयोग से, किस इस कैपेसिटर के प्रयोग से मोटर का पावर फैक्टर ऊंचा हो जाता है, क्योंकि धारा लीडिंग करेगा, ये धारा IF लीडिंग करेगा तो क्या होगा, मोटर का पावर फैक्टर ऊंचा हो जाएगा। तो इसके प्रयोग से कह सकते हैं कि मोटर का कोस फाई, मोटर में कोस फाई मतलब पावर फैक्टर उच्च होता है। अब पावर फैक्टर उच्च होगा तो धारा का मान अवश्य घटेगा, क्योंकि पावर फैक्टर सुधरेगा तो स्टार्टिंग धारा के मान कम हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में, इसके स्टार्टिंग करंट का मान कम हो जाता है, मोटर में स्टार्टिंग करंट भी कम हो जाती है। आपको पता है कि शुरू में जो मोटर पड़ी थी स्प्लिट फेज वाली, उसमें स्टार्टिंग करंट बहुत हाई था, ठीक है। वहां क्या होगा, स्टार्टिंग करंट हाई था तो उस मोटर का स्टार्टिंग टार्क तो मतलब कि हाई था लेकिन करंट भी हाई था, तो यहाँ टार्क भी हाई होगा लेकिन स्टार्टिंग धारा IS मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं है, स्टार्टिंग धारा प्रारंभिक धारा की लिख देता हूं हिंदी में, प्रारंभिक धारा कम होती है। किसके प्रयोग से, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर के प्रयोग से। अब मैं संयोजन करके दिखाऊंगा तब तक मैं इसकी सारी विशेषताएं आपको बता देता हूं। उसके बाद देखो क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितने मान का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे मान लो कि 2 कैपेसिटर प्रयोग करेंगे, रनिंग कैपेसिटर से इसका मान अधिक होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि रनिंग कैपेसिटर का मान इससे कम होता है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं इसका मान, देखो एक तो ये होता है, इसके बदले में क्या लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग कैपेसिटर CS, ये CS है, CS की वैल्यू CR से अधिक होगी, एक तो ये लिख सकते हैं CS की वैल्यू CR से, CS ग्रेटर देन CR, याद रखना बात। फिर ये कह सकते हैं कि CR की वैल्यू, इस रनिंग कैपेसिटर की वैल्यू CS से कम होती है, स्टार्टिंग कैपेसिटर से कम होती है, बराबर बात है दोनों। ये आप नोट करके लिखना, काफी बार ये जितने प्रश्न आपको मैं इसकी विशेषता बता रहा हूँ, इस विशेषताओं से काफी प्रश्न पूछे गए हैं। आप किसी पेपर को खोल के देखोगे तो आपको अवश्य मिल जाएंगे। एक और आता है, कितना अधिक होता है, पूछा जाए कि इस रनिंग कैपेसिटर से इस स्टार्टिंग कैपेसिटर का मान जो अधिक होता है या अधिक क्षमता का होता है, कितनी क्षमता का अधिक होता है, तो रनिंग कैपेसिटर से 5 से 10 गुना क्षमता अधिक होता है। कितना होगा, 5 से 10 गुना। ये माना कि इसका ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है, ये कितना होगा, 5 से 10 गुना अधिक हो जाएगा, अधिक होता है। तो आप समझ गए होंगे, यदि वो 2 माइक्रोफेरेड का लेंगे तो ये कितने का लेंगे, 10 माइक्रोफेरेड का लगाएंगे। यदि वो 5 माइक्रोफेरेड का लगाएंगे तो 5 वो 25 माइक्रोफेरेड का लगा देंगे, या 10 गुना अधिक हो तो 50 माइक्रोफेरेड का लगा देंगे। तो मतलब कहने का मतलब कि 5 से 10 गुना अधिक होता है। तो फिर कितना मान लें, कितने के बीच में इसका मान रखा जाता है, तो ऐसे मान लो 10 से 300 माइक्रोफेरेड का होता है। ये इसका मान कितना होगा, इस जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का मान कि 10 माइक्रोफेरेड से 300 माइक्रोफेरेड तक इसका प्रयोग करते हैं लगभग। बाकी तो ये निर्धारित मान नहीं होता दोस्तों। आपको के साथ 10 से 300 माइक्रोफेरेड ले लिया, यहाँ तो दे दिया कि अधिकतर 90% जो मोटर प्रयोग होते हैं वहाँ इनमें 10 से 300 माइक्रोफेरेड तक की कैपेसिटर प्रयोग करके मोटर का निर्माण कर देते हैं। लेकिन इस कैपेसिटर की क्षमता का निर्धारित नहीं है कि 300 माइक्रोफेरेड का ही प्रयोग करेंगे। वो इसका इंडक्टेंस देखा जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है मोटर में कितना इंडक्टेंस है, कितनी कैपेसिटर, कितना टार्क उत्पन्न करवाना है, या फिर रनिंग वाइंडिंग से स्टार्टिंग वाइंडिंग धारा के मान को 90 डिग्री तक पहुंचाना है तो कितने मान का कैपेसिटर लेंगे, उसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला के हिसाब से इसका मान निकाला जाता है, फिर जाके ये होता है। लेकिन ये निर्धारित नहीं होता है कि इसका मान 300 माइक्रोफेरेड ही रहेगा। लेकिन यहाँ लगभग 90% मोटर होती है, उनमें 300 माइक्रोफेरेड तक का ही आज तक मतलब लगभग प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि 10 माइक्रोफेरेड से 300 माइक्रोफेरेड तक का कैपेसिटर प्रयोग होता है स्टार्टिंग वाला। ये तो थी एक कैपेसिटर की बात। दूसरे कैपेसिटर की बात आपको लिखाता हूँ, लिख लेना मेरी बातें, और मैं फिर ये डायग्राम बनाऊंगा तब आपको सारी बातें मैं यहाँ पे पूछूंगा कि मैंने आपको क्या क्या लिखवाया था, तब आपको समझ में आएगी। तो दूसरा कैपेसिटर लिख लें यहाँ पे। दूसरा कैपेसिटर कौन सा अपने पास, रनिंग कैपेसिटर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे रनिंग कैपेसिटर की बात। क्या लिखेंगे, रनिंग कैपेसिटर की बात लिख लेते हैं यहाँ पे। दूसरा आता है रनिंग ये आ गया रनिंग के, इसको CR कहते हैं शॉर्टकट में, CR के नाम से भी जानते हैं। इसकी विशेषताएं और देख लेते हैं। देखो आप लोगों ने क्या देखा था कि वो कैपेसिटर सिर्फ एक क्षणिक समय के लिए प्रयोग करते हैं उसका, लेकिन ये निरंतर प्रयोग होता है। तो क्या कह सकते हैं, ये कैपेसिटर जो रनिंग कैपेसिटर है ये
देखो दोनों कैपेसिटर की बात करें, दोनों के दोनों ही कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। याद रखना बात, दोनों के दोनों कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। स्टार्टिंग कैपेसिटर ये भी था, देखो CSB व CRB दोनों कहाँ होंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में होंगे। दोनों कहाँ होंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में होंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि रनिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में किसी भी प्रकार का कोई भी कंपोनेंट प्रयोग नहीं किया जाएगा, वो सीधे ही सप्लाई से आर पार पैरेलल में संयोजित होगी। शुरू में बताया था आप लोगों को मैंने। तो ये कैपेसिटर भी कहाँ हो गया, इस CR मतलब कि रनिंग कैपेसिटर भी स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में होता है। फिर आपको सर्किट बनाऊंगा तब आपको फिर दिखाऊंगा कि कहाँ होता है। एक तो बात आती है, लेकिन ये तो था कुछ समय के लिए, ये तो क्षणिक समय के लिए था। ये क्या था, स्टार्टिंग क्षणिक समय के लिए था। लेकिन ये इसकी बात करें, ये हमेशा, ये निरंतर या हमेशा स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में ही होता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में ही होता है, ठीक है। और ये था सिर्फ ओनली क्षणिक समय के लिए। इसके क्षणिक समय के लिए क्या सेट आएंगे, इसके श्रेणी क्रम में क्या लगाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाएंगे। वो तो फिर आपको लिखाऊंगा, सर्किट बनाऊंगा तब मैं। एक तो बात है कि अब देखो वो तो था क्षणिक समय के लिए प्रयोग करने वाला, जब उसको इलेक्ट्रोलाइट से इसको बनाया, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर प्रयोग किया। लेकिन इसको तो लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक प्रयोग करना, जब तक मोटर चलती रहेगी सर्किट में संयोजित ही होगा। इसलिए कैसे, ये कैसा होता है, ऑयल फील्ड वाला होता है। ये कैपेसिटर कैसा होगा, ये कैपेसिटर ऑयल फील्ड वाला होगा। ऑयल फील्ड वाला, ऑयल फील्ड कैपेसिटर होता है। ऑयल फील्ड प्रकार का कर सकते हैं, ऑयल फील्ड प्रकार का होता है, ऑयल फील्ड प्रकार का होता है। ऑयल फील्ड को हिंदी में क्या कहेंगे, तेल पूरित, क्या कहेंगे, तेल पूरित प्रकार का होता है। ये क्या था, उसके बारे में इसकी विशेषताएं और देखें। और विशेषता क्या होती है, देखो इसकी वैल्यू मैं आपको बताया कि इसकी दोनों की वैल्यू आपको बताई थी। इसका मान कितना होगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर से कम होगा। कितना गुना कम होगा, यदि वो 5 से 10 गुना अधिक था तो ये 5 से 10 गुना कम हो जाएगा, बराबर ही बात है। तो ये कह सकते हैं इसकी वैल्यू, इसका मान, किसका, इसका मान की बात करते हैं। इसका मान CS लिख देता हूं, CS के मान से, CS की स्टार्टिंग कैपेसिटर के मान से कम होता है। तो ये लिख सकते हैं कि CS ग्रेटर देन CR, मतलब कि कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर का मान CR से अधिक होता है, मतलब रनिंग कैपेसिटर से अधिक होता है, या फिर CR लेस देन CS। एक ही बात है कि रनिंग कैपेसिटर का मान स्टार्टिंग कैपेसिटर से कम होता है, याद रखना। अब कितना कम हुआ, वो 5 से 10 गुना था, उसका मान कितना रखा, 10 से 300 माइक्रोफैराड। तो 5 से 10 गुना कम करके लिख दें, ठीक है, 5 से 10 गुना कम करके लिख दें। तो लिख सकते हैं कि इसका मान, ऐसे मान लो कि इसका मान कितना रखें, इसका मान ये होता है कि 1.5 माइक्रोफैराड से और 100 माइक्रोफैराड कर लेते हैं। यहाँ तक इसके प्रयोग किया 1.5 माइक्रो, 1.5 माइक्रोफैराड से 100 माइक्रोफैराड तक के कैपेसिटर प्रयोग किए जाते हैं। वो 10 से 300 थे, ये 1.5 से 100 तक के हैं। आगे समझ में। हाँ देखो इसके प्रयोग से क्या हो, उसके प्रयोग से मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग टार्क का मान अधिक होता है, स्टार्टिंग धारा का मान कम होता है। इसके प्रयोग से क्या होगा, रनिंग कैपेसिटर के प्रयोग से क्या होगा, इसका रनिंग टार्क ऊंचा होगा। इसके प्रयोग से मैंने आपको बताया नहीं, इसका क्या होगा, इसके प्रयोग से रनिंग टार्क ऊंचा होगा, क्योंकि प्रचालन टार्क, प्रचालन घुमावबल टार्क उच्च होता है। रनिंग कैपेसिटर के प्रयोग से रनिंग टार्क उच्च होता है। एक तो ये आता है, दक्षता उच्च होती है, एक इसकी दक्षता उच्च हो गई। और क्या होता है इसके, और इसका रनिंग पावर फैक्टर उच्च होता है। उसका स्टार्टिंग टार्क कोस फाई उच्च था, इसका रनिंग कोस फाई, रनिंग पावर फैक्टर, रनिंग कोस फाई पावर फैक्टर ऊंच होता है। तो एक बात तो समझ गए कि स्टार्टिंग पावर फैक्टर वो सुधारेगा और रनिंग पावर फैक्टर ये सुधारेगा। इसका मतलब ये मोटर उच्च स्टार्टिंग, उच्च रनिंग टार्क, उच्च स्टार्टिंग टार्क और उच्च स्टार्टिंग पावर फैक्टर और उच्च रनिंग पावर फैक्टर वाली होती है। इसका पावर फैक्टर उच्च होगा। अब दोनों चीजें उच्च है और उच्च दक्षता वाली होती है। सभी विशेषताएं आ गई सिंगल फेज मोटर में।
इसका मतलब ये कह सकते हैं ये मोटर 2 फेस मोटर की भांति कार्य करती है। क्या करेगी? 2 फेस मोटर की। 2 फेस मोटर में भी लगभग यही विशेषता आती है। तो कह सकते हैं ये मोटर 2 फेस मोटर की भांति कार्य करती है। 2 फेस वाली मोटर होती है ये, 2 फेज वाली मोटर होती है। 2 फेज मोटर की भांति कार्य करती है, मोटर की भांति कार्य करती है, क्योंकि सारी विशेषताएं आगे इसके अंदर। तो 2 फेज वाली मोटर भी कह सकते हैं इसको। ये तो थी। अब देखो एक बात होता है, 2 फेज की मोटर है तो जो मोटर 2 मोटर आप लोगों ने पढ़ी, या फिर ये कह सकते हैं इस मोटर में इतनी विशेषताएं होती हैं तो ये मोटर ओवरलोड भी सहन कर लेती है। इसको यदि ओवरलोड कर दिया जाए तो भी चला आराम से प्रचालन इसका रहता है। तो उसको कह सकते हैं ये ओवरलोड, इसका प्रयोग ओवरलोड, ये ओवरलोड भी सहन कर सकती है। ठीक है ना? और ये कह सकते हैं ये मोटर ओवरलोड सहन कर सकती है। ये मोटर अब कितना ओवरलोड सहन कर सकती है वो भी मोटर का डायग्राम बनाऊंगा तो आपको लिखूंगा। ओवरलोड सहन कर लेती है, क्योंकि डबल कैपेसिटर वाली 2 फेज की मोटर होगी नहीं, ओवरलोड भी सहन कर लेती है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि इसका सर्किट डायग्राम क्या था, और सर्किट डायग्राम के आधार पर फिर इसकी कार्यप्रणाली देखते हैं। फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि मैंने जितनी बातें लिखाई वो हैं या साबित हैं या नहीं है, या फिर उनसे क्या होगा, मैंने आपको लिखा है होगा कि नहीं होगा, सब देखेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना दूँ इसका, किसका? डबल कैपेसिटर मोटर मान लो, या फिर स्टार्टर कैपेसिटर स्टार्ट व कैपेसिटर रन मोटर की बात कर लेते हैं। ठीक है ना? इसकी विशेषता आपको मैंने दोनों कैपेसिटर की विशेषता बता दी है, और इसमें हुआ क्या वो आपको बता दिया है। देखो अब मैं इसका सर्किट डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो एक वाइंडिंग कैसी होगी? स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी, ये माना कि आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग है। ठीक है? दूसरी वाइंडिंग कैसी थी? दूसरी वाइंडिंग आपकी रनिंग वाइंडिंग थी, ये आपकी माना कि रनिंग वाइंडिंग होगी। ये तो लिखा है आपको मैंने। फिर मैंने आपको ये बताया कि इसमें गिलहरी प्रकार का रोटर होगा, गिलहरी पिंजरा प्रकार का। तो मैं यहाँ गिलहरी पिंजरा प्रकार का रोटर दिखा देता हूँ। ये आपका गिलहरी पिंजरा प्रकार का रोटर हो गया। मैंने जितनी बातें लिखा है आपको सब बताऊंगा। ये आपका गिलहरी पिंजरा प्रकार का रोटर हो गया। ये आपका होल्स हो गए, स्लॉट हो गए, छत डाल देंगे। गिलहरी प्रकार का ऐसा होता है, फ्रंट से देखते हैं तो, साइड से देखते हैं तो कुछ लंबा दिखता है, और एलिवेशन देखते हैं तो कुछ अलग दिखता है आपको। ये हो गया। ठीक है? ये रोटर। अब देखो मैंने आपको दोनों वाइंडिंगें कैसे होंगी? आपस में 90 डिग्री पर संयोजित होंगी। बोलो 90 डिग्री पे है कि नहीं है? ये 90 डिग्री पे होंगी। दोनों वाइंडिंग पैरेलल में संयोजित होंगी, तब पैरेलल में करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको 2 कैपेसिटर संयोजन करके दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया कि दोनों कैपेसिटर कहाँ होंगे, मैंने आपको लिखा था दोनों के दोनों कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को किससे अंकन करेंगे? स्टार्टिंग वाइंडिंग को मैंने आपको बताया था Z1 और Z2 से करेंगे। रनिंग वाइंडिंग को U1 और U2 से करेंगे। इसका मतलब ये समझ गए ये वाइंडिंग होगी स्टार्टिंग वाइंडिंग। फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं नाम लिख देता हूँ। ये कौन सी वाइंडिंग है? स्टार्टिंग वाइंडिंग। इसको क्या कह सकते हैं? ऑक्सिलरी वाइंडिंग कह सकते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। इसको सहायक वाइंडिंग बोल सकते हैं, मोटर को स्टार्ट करने काम आती है। और इसको क्या कह सकते हैं? इसको रनिंग वाइंडिंग या मेन वाइंडिंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेन वाइंडिंग कह सकते हैं, जो U1 U2 से दर्शा जाती है। मोटर के लास्ट टाइम तक यही काम आती है। ठीक है? 2 बातें देखो यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ वो कैपेसिटर का प्रयोग। कैपेसिटर कैसे संयोजित होते हैं मैंने आपको लिखा, दोनों के दोनों कैपेसिटर कैसे? CR व CS कैसे होंगे? दोनों पैरेलल में होंगे। पैरेलल में कहाँ होंगे? स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में। कहाँ होंगे? स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में होंगे। ठीक है? और CS के श्रेणी क्रम में क्या लगाएंगे? CS के श्रेणी क्रम में CFS, ये भी बताया था कहाँ लगेगा? CFS सेंट्रीफ्यूगल स्विच। शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? सेंट्रीफ्यूगल स्विच कहाँ लगेगा? CS स्टार्टिंग वाइंडिंग के स्टार्टिंग कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में। फिर दोनों, अब मैं इसका संयोजन दिखा देता हूँ। काफी बार पूछा जाएगा आपसे बातें कि कौन से वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या लगा होता है, रनिंग वाइंडिंग कहाँ होती है, और रनिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या होगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में क्या होगा। फिर संयोजन का काफी बार पूछे भी गए प्रश्न। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसके संयोजन करके। दोनों के दोनों कैपेसिटर दिखाता हूँ। देखो एक कैपेसिटर आपका ये रहेगा। ठीक है ना? और यहाँ से मैं सर्किट में चेंज कर लेता हूँ, एक कैपेसिटर यहाँ ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों कैपेसिटर पैरेलल में लगाने हैं। पैरेलल में चल रहे हैं दोनों कैपेसिटर। फिर आप कह सकते हैं यहाँ ले ले, ऐसे 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 कर लेते हैं कि दोनों कैपेसिटर पैरेलल में चल जाएं। ये देखो ये पैरेलल में चल रहे हैं दोनों कैपेसिटर हैं। अब दोनों का संयोजन करके दिखाऊं। एक कैपेसिटर तो आपका, देखो मेरी बातें गौर से सुनना और लिखते चले जाना आराम से, आपको अच्छी तरह समझाऊंगा कि आपको जोर नहीं आएगा। माना कि एक कैपेसिटर आप लोगों ने ये लगा दिया, दूसरा आप लोगों ने ये लगा दिया, दोनों समानांतर में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? चल रहे हैं।
एक C1 रहेगा, एक C2 रहेगा, दो रहेंगे। मैंने आपको बताया एक कैपेसिटर के श्रेणी क्रम में CFS कौन जगह स्टार्टिंग वाइंडिंग है। आप इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग का कैपेसिटर बता दो, वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद तो आपका मान चेंज नहीं होने वाला। पहले आप इसका मैंने वैल्यू नहीं लिखी, आप चाहे इसको CS कर दो, चाहे इसको CS कर दो, इसको CR कर दो, चाहे इसको CR कर दो। माना कि मैं इसको CS कर देता हूँ बाहर वाले को, ठीक है ना, आप किसी को कर सकते हो, CS कर देता हूँ इसको। और CS के श्रेणी क्रम में क्या लगाएंगे, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाएंगे, अपकेंद्रीय कुंजी लगाएंगे। मैं यहाँ अपकेंद्रीय कुंजी लगा देता हूँ, ये मैंने CS लगा दिया। इसके श्रेणी क्रम में कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। और ये दोनों के दोनों बताओ पैरेलल में हुए कि नहीं हुए, ये हो गए दोनों पैरेलल में। और यहाँ इसका संयोजन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं, ये आ गया आपका संयोजन। बोलो दोनों पैरेलल में लग गए, यही मैंने आपको बताया था। पॉइंट्स भी बताऊंगा आप लोगों को मैं, कितने संयोजन बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। अब इन दोनों देखो, ये पूरा सिस्टम कहाँ आ गया, रनिंग वाइंडिंग के पैरेलल में आ गया। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको सिंगल फेज सप्लाई से संयोजित कर देते हैं। ये सिंगल फेज सप्लाई ली और यहाँ से दे दिया इसको संयोजन। क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, सिंगल फेज सप्लाई, AC की सिंगल फेज सप्लाई, ये AC सिंगल फेज सप्लाई, ये दे देंगे यहाँ पे, ये फेस और ये न्यूट्रल। मोटर का प्रचालन शुरू होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसकी कुछ विशेषता मैंने आपको बताई थी, वो मान लिखा देता हूँ। ये रहेगा CS और ये रहेगा CR, मैंने आपको बताया था। CS की वैल्यू कितनी बताई थी, 10 माइक्रोफेरेड से 300 माइक्रोफेरेड तक बताई थी, आपको याद होगा। तो माना कि मैं यहाँ 10 माइक्रोफेरेड का ले लेता हूँ, ये कितने का लगा, लगभग 10 माइक्रोफेरेड का लगा देता हूँ। 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर प्रयोग किया, 10 का लिया तो उसको कितना लगा सकते हैं, लगभग ये आता है 10। अधिक क्षमता की मोटर को तो 100 माइक्रोफेरेड तक ले जा सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी मोटर जहाँ अपने घरेलू उपयोग होते हैं, रेफ्रिजरेटर, AC जहाँ लगते हैं, वहाँ 10 माइक्रोफेरेड तक के कैपेसिटर प्रयोग कर ले जाते हैं। यदि 10 का करेंगे तो यहाँ इसको 3 का कर देंगे, ये कितने का रहेगा, 3 माइक्रोफेरेड का। तो अधिकतर 10 और 3 वाले ही होते हैं। मैंने आपको बताया इसका मान इससे अधिक होता है कि नहीं है। CS का मान CS ग्रेटर देन CR होता है, बोलो है कि नहीं है यहाँ पे, यही मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ये क्या है, ये आपका CFS है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इसका भी प्रयोग बताऊंगा, आप लोग वैसे तो प्रयोग देख चुके हो। और ये आपका क्या है, गिलहरी पिंजरा रोटर है, गिलहरी पिंजरा रोटर आपका ये है। यहां तक आपको किसी प्रकार की समस्या तो मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए, और है तो मेरे को बता देना किस तरह में समस्या उत्पन्न हुई है। मैं आगे अब इसकी कार्यप्रणाली बताने वाला हूं कि ये कैसे काम करेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने नहीं लिखी है तो मैं लिखवा दूं कि इसका संयोजन कैसे होता है। चलो स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग की मैं शॉर्टकट में लिखा देता हूं, आप लिख लेना। स्टार्टिंग कैपेसिटर कौन सा, CS आप लिखना स्टार्टिंग कैपेसिटर। मैं वैसे आप कहोगे तो मैं थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप समझ जाना CS का मतलब स्टार्टिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग वाइंडिंग के स्टार्टिंग कैपेसिटर सेंट्रीफ्यूगल के स्विच के साथ लिखा लेंगे। स्टार्टिंग कैपेसिटर सेंट्रीफ्यूगल स्विच के साथ स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम मान लो, या फिर सीरीज में संयोजित होता है कि नहीं है। देखो फिर ये कह सकते हैं, रनिंग कैपेसिटर की बात करें, CR स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी में। फिर CR व CS और प्लस इसकी क्या रहेगा, CFS सेंट्रीफ्यूगल स्विच रहेगा। दोनों ये क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, पैरेलल में, बोलो है कि नहीं है। और इसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो ये IS स्टार्टिंग वाइंडिंग की धारा, ये IM और ये IL लाइन धारा, ठीक है। कह सकते हैं कि IM का मान तो वोल्टेज से लैग रहेगा, याद रखना। ये कह सकते हैं IS का मान IM से 90 डिग्री लीड रहेगा, या फिर वोल्टेज लीड होता है, दोनों के बीच में 90 डिग्री कौन होता है। तो ये कह सकते हैं कि IS, देखो IS V से लीड होती है, V से लीड कितने डिग्री, मान लेते हैं कि 20 डिग्री लीड होती है। IS का मान V से लीड होता है, ऐसे मान लीड होता है। और IM का मान, ठीक है ना, IM का मान इसका मान V से लैग होता है। और दोनों में कितने डिग्री का अंतर होगा, दोनों में 90 डिग्री का अंतर होगा।
इसलिए इसका स्टार्टिंग टार्क उच्च चला जाएगा V से। मोटर के 75% गति प्राप्त कर लेने के बाद देखो यहाँ से सिंगल फेज सप्लाई दी, धारा इसमें प्रवाहित हुई, इसकी धारा इससे लीड गई, ये धारा लैगिंग हुई, चुंबकीय फ्लक्स घूमने वाला हुआ। ये चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, ये चुंबकीय फ्लक्स इससे घूमने वाला होगा, ये रोटर को काटेगा, रोटर में फैराडे के नियम अनुसार ईएमएफ उत्पन्न होगा इन चालकों में, इस वाइंडिंग में, जिसके में ये फ्लक्स उत्पन्न करेगा, FR होगा, ये FM है, मेन चुंबकीय फ्लक्स है, दोनों की पारस्परिक प्रतिक्रिया होगी और ये इस दिशा में, जिस दिशा में चुंबकीय फ्लक्स घूमेगा उसी दिशा में रोटर भी घूम जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, मोटर के 75% गति प्राप्त कर लेने पर क्या लिखेंगे, मोटर के 75%, कभी कभार आता है 70% से 80% आता है, लेकिन एवरेज में देखा जाए तो 75% पर्सन ही आपके सामने आएगा। 75% गति प्राप्त कर लेने के बाद या कर लेने पर, ठीक है ना, CFS लिख लेना, CFS ये काम करेगा, CFS ओपन हो जाएगा, CFS ओपन हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। CFS ओपन हो जाए तो क्या होगा, स्टार्ट CS सर्किट से आउट हो जाएगा। ये मत कर देना कि स्टार्टिंग वाइंडिंग ही सर्किट से आउट होगी, क्योंकि लगभग मोटर में CFS के द्वारा स्टार्टिंग वाइंडिंग सर्किट से आउट हो जाती है। इस मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग संयोजित रहेगी, ठीक है ना, इस मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग संयोजित रहेगी, लेकिन स्टार्टिंग कैपेसिटर संयोजित नहीं रहेगा, स्टार्टिंग कैपेसिटर संयोजित नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये 75% के बाद, कब 75N के बाद सर्किट से आउट हो गया और ये वर्किंग कर गया, सर्किट से आउट। अब बताओ मोटर कौन से कैपेसिटर पर कार्य कर रही है, मोटर देखो अब क्या होगा, मोटर CR का मतलब रनिंग कैपेसिटर, CR पर ही कार्य करती रहती है, ये इसकी विशेषता आ गई। अब देखो इस विशेषता ये आ गई, ये CR पर कार्य करेगी, तो ये क्या करेगा, ये इसके प्रयोग से मैंने आपको बताया कि रनिंग टार्क, देखो इससे क्या होगा, TR उच्च होगा और इसके प्रयोग से क्या होगा, TS उच्च होगा। तो ये स्टार्टिंग टार्क तो ये उच्च करके चला गया, ये क्या करेगा, ये स्टार्टिंग टार्क उच्च, ये रनिंग टार्क उच्च करेगा, दोनों टार्क उच्च हैं। अब गौर से देखना, ये देखना कि भाई मोटर को शुरू में स्टार्ट किया, आप लोगों ने मोटर को सिंगल फेज सप्लाई दी, तो एक कैपेसिटर संयोजित था, दो थे, पहले दोनों कैपेसिटर सर्किट में थे, तो लेकिन ये मोटर स्टार्टिंग कैपेसिटर और रनिंग कैपेसिटर दोनों के कारण हाई स्टार्टिंग टार्क पर चालू होगी, ठीक है ना। ये मोटर कैसी मोटर, ये मोटर लिख लेते हैं यहाँ पे, मैं लिखा देता हूँ, कोई बात नहीं है कि कौन सी, ये मोटर रनिंग कैपेसिटर लिख लो, ये मोटर CR तो है आपके पास, CR व CS के दोनों का हमने, CR व CS दोनों के प्रयोग से, दोनों के प्रयोग से शुरू में मोटर स्टार्टिंग लगी, ये मोटर स्टार्टिंग में, ये मोटर स्टार्टिंग में प्रारंभ में CR व CS दोनों के प्रयोग के साथ उच्च या हाई TS लिख लेना आप, TS के स्टार्टिंग टार्क, उच्च स्टार्टिंग टार्क व उच्च स्टार्टिंग कोस फाई, उच्च स्टार्टिंग पावर फैक्टर के साथ चालू होती है, के साथ चालू होती है, बोलो हुई कि नहीं हुई। तो स्टार्टर टार्क इसका उच्च चला जाएगा, उच्च जाएगा तो मोटर अधिक से अधिक लोड सहन कर लेती है, लेकिन जब 75% गति प्राप्त कर लेती है तो ये सर्किट से आउट हो जाता है, एक ही कैपेसिटर कार्य करता है। तो कह सकते हैं मोटर के 75% गति प्राप्त करने के बाद CS सर्किट से आउट हो जाएगा और मोटर CR पर ही कार्य करती रहती है, मतलब मोटर एक कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर पर ही कार्य करती रहती है, निम्न मान के एक कैपेसिटर द्वारा प्रचालित होती रहती है। ये कैसा है, निम्न मान का कैसा था, ये तो था आपका ऑयल पूरित ऑयल फील्ड था और ये आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर से आउट हो जाएगा,
इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर सर्किट से आउट हो जाएगा। तो अब देखते हैं, मैंने आपको बताया कि इस कैपेसिटर से क्या होगा। इस कैपेसिटर से स्टार्टिंग टार्क, इस कैपेसिटर से स्टार्टिंग टार्क कितना चला जाएगा, मतलब कि आप कहेंगे 300% से ऊपर चला जाएगा। क्या कह सकते हैं, 3 गुना अधिक चला जाएगा। इससे मोटर का स्टार्टिंग टार्क 300% अधिक चला जाएगा इसके प्रयोग से, TS के प्रयोग से, या पर 3 गुना अधिक होगा। कितना गुना अधिक हो सकता है, 3 गुना अधिक हो सकता है। जो नॉर्मल आपका रेटेड टार्क है उससे 3 गुना स्टार्टिंग टार्क अधिक हो सकता है, और 3 गुना धारा कम हो जाएगी। तो अब मैं इसके प्रयोग से आपको मैं कुछ टार्क की विशेषता लिखा देता हूँ, इसके फेजर बना देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। देखो, इतना लिखने के बाद एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे फेजर डायग्राम में क्या देखेंगे, किसका संबंध देखेंगे, एक तो देखेंगे टार्क व एन, मतलब कि टार्क व गति, स्पीड में संबंध देखते हैं। स्पीड में संबंध देखते हैं, क्या संबंध है दोनों में। आपसे पूछा जाएगा, एक स्पीड के संबंध से आप सब कुछ समझ जाओगे, ठीक है ना। स्पीड में संबंध देखेंगे टी और एन में। टी और एन में क्या है, देखो यहाँ पे आप समझ गए, ये तो आपका टार्क है और ये आपकी गति है। गौर से सुनो मेरी बात, ये आपका टार्क है और ये आपकी गति है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि टार्क कितना, माना कि आपका ये रेटेड टार्क ये है 100% टार्क की मोटर चलने के बाद यहाँ पर चलेगी, तो 100% टार्क पर मैं दिखा देता हूँ। ये आपका 100% टार्क है, ये आपका 200% टार्क है, ये आपका 300% टार्क है, ये आपका 400% टार्क मोटर का, ठीक है ना। ये 200% रहेगा, ये 300% रहेगा, 400% रहेगा। ये क्या है, टार्क है, ये परसेंटेज में रहेगा, माना कि फुल लोड टार्क है। और ये आपका फुल लोड टार्क जो मिलेगा वो। अब ये गति आपकी रहेगी इधर, गति माना क्या लास्ट में गति यहाँ पहुँच गई, ये गति, ये कितनी गति है, 100% गति आपकी है, जो कि मोटर की 100% गति जो है यहाँ पे पहुँच गई। अब आप समझो कि मोटर में स्टार्टिंग टार्क का मान कितना होगा, 300% से अधिक मिलेगा आपको, ठीक है ना। शुरुआती अवस्था में स्टार्टिंग कैपेसिटर का प्रयोग करने से 300%, यहाँ से स्टार्टिंग टार्क शुरू होगा, यहाँ पे यहाँ से शुरू होगा, फिर जाएगा कहाँ, 300% से अधिक चला जाएगा, ऐसे जाएगा ऊपर तक। ये कब तक जाएगा, ये जब तक मोटर चलती है और दोनों का ये दोनों कैपेसिटर प्रयोग होते हैं, दोनों कैपेसिटर प्रयोग होते हैं, तो जब तक इनकी वैल्यू काम आती है तब तक जाते हैं। और फिर ये 75% घूम जाता है, तो मतलब क्या होगा, उसके बाद में ये अपना सेंट्रीफ्यूगल स्विच कार्य करेगा और एक को सर्किट से हटा देगा। तो कह सकते हैं जो गति बढ़ती है, जो गति बढ़ती है यहाँ पे, तो इसका टार्क 300% से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। समझ गए मेरी बात को। फिर ये कहाँ पे आएगा, फिर ये धीरे धीरे डाउन हो गया, यहाँ पे धीरे धीरे डाउन हो गया, यहाँ से 200% तक आएगा डाउन होकर यहाँ पे, ठीक है ना। 200% तक आएगा। तब तक तो क्या था, दोनों का टार्क था, तब तक क्या था, CS व CS दोनों का टार्क है। ये क्या है, दोनों का टार्क है। अब यहां से उसके बाद में देखो आप पहुंचोगे यहाँ पे, जो ही एक सर्किट से आउट होगा, तो ये एक सर्किट से हटते ही, क्योंकि स्पीड गति प्राप्त करें एक सर्किट से हटते ही, फिर आपका ये रनिंग टार्क ऊंच जाएगा, रनिंग टार्क ऊंच जाएगा। फिर रनिंग एक सर्किट से हटने की कोशिश करेगा, उस समय क्या होगा, यहाँ पे 75% गति आपकी पहुंच जाएगी। ये आ गया आपकी 75% गति, 80% मान लेते हैं, और CFS ओपन हो जाएगा। यहाँ पे CFS ओपन हो गया, यहाँ पे CFS ओपन होते ही इसका स्टार्टिंग जो रनिंग टार्क है वो बिल्कुल स्थिर हो जाएगा, और ये स्थिर 100% गति पे ऐसे आ जाएगा। ये CR का टार्क है, ये फुल लोड टार्क है, जो कि 100% पे आकर रुक जाएगा। ये आपका फुल लोड टार्क हो गया, ठीक है। और जो ही आप समझोगे कि थोड़ा लोड लगेगा तो टार्क, उसमें ऑटोमेटिक समझ होता है कि टार्क बढ़ जाता है, लोड घटेगा, टार्क घट जाता है, तो लोड के अनुसार टार्क धीरे धीरे इसका रनिंग टार्क भी बढ़ता जाता है। इसलिए कह सकते हैं ये मोटर की ऑलरेडी कैपेसिटर मौजूद रहेगा, इसके अंदर कैपेसिटर ऑलरेडी मौजूद रहेगा, तो जो ही लोड बढ़ेगा तो टार्क बढ़ जाएगा इसमें थोड़ा सा। तो इसके स्टार्टिंग कैपेसिटर के प्रयोग करने से होगा क्या, अब मैं उसकी विशेषता लिखाता हूँ आप लोगों को कि स्टार्टिंग टार्क कितना होगा इसके प्रयोग करने से। मैं अब इसके कुछ विशेषताएं लिख लो, यहाँ पे मैं यहीं लिखा देता हूँ, थोड़ी सी विशेषता, 2-3 विशेषताएं हैं। इसमें क्या होगा आप लोगों को समझ गए कि मैं लिखा दूंगा TS, गौर से सुनना, TS का मतलब स्टार्टिंग टार्क, फुल लोड टार्क का, फुल लोड टार्क का 3 गुना होता है, 3 गुना अधिक होता है। एक तो विशेषता ये रहेगी, किसके प्रयोग से, CS के प्रयोग से अधिक होता है। स्टार्टिंग धारा क्या रहेगी, स्टार्टिंग धारा 3 गुना
कम होगी। स्टार्टिंग धारा भी जो फुल लोड धारा है उसके भी 3 गुना कम रहेगी स्टार्टिंग धारा, जो बाकी सभी मोटर में स्टार्टिंग धारा का मान उच्च होता है। एक तो इन दोनों के प्रयोग से बता रहा हूँ, इन दोनों के प्रयोग से। और क्या होगा, इसमें रनिंग टार्क उच्च होगा। स्टार्टिंग टार्क तो इसने 3 गुना कर दिया, रनिंग टार्क भी उच्च होगा। TR लिख देता हूँ यहाँ पर शॉर्टकट में, TR रनिंग टार्क भी उच्च होगा, ठीक है। और इसकी रनिंग दक्षता लिख देता हूँ, रनिंग दक्षता उच्च होती है। एक विशेषता ये आती है इसकी। और विशेषता क्या बच गई इसमें, एक सबसे बड़ी बात आती है, ये मोटर शोर कम करती है, ठीक है ना। ये मोटर यहाँ कुछ बचाने जगह यहाँ लिख लो, बाकी जगह यहाँ पे आके यहाँ लिख लो, ये मोटर शोर कम करती है। बाकी सभी मोटरें होंगी कैपेसिटर वाली शोर करेंगी, शोर कम करती है। ये मोटर फुल लोड क्षमता से 125% में आपको कि ओवरलोड सहन करने वाली मोटर होती है। कितना ओवरलोड सहन कर लेगी ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि 125% ओवरलोड सहन कर लेगी ये मोटर। किससे, ये मोटर 125% ओवरलोड सहन करने वाली होती है। लिख देता हूं यहाँ पे, कितना परसेंट सहन करेगी ये मोटर, 125% ओवरलोड। किसका, फुल लोड, जो इसकी फुल लोड क्षमता है उससे 125%। मैं शॉर्ट में लिख दूं यहाँ पे, फुल लोड क्षमता से लिख लो फिर, फुल लोड क्षमता से 125% ओवरलोड सहन करने वाली होती है, ओवरलोड सह लेती है। एक सबसे बड़ी विशेषता ये आती है। तो इतनी विशेषताओं के कारण देखो क्या देखा, इसका स्टार्टिंग टार्क भी उच्च हो गया, रनिंग टार्क उच्च हो गया, स्टार्टिंग पावर फैक्टर उच्च हो गया, रनिंग पावर फैक्टर उच्च हो गया, दक्षता उच्च होगी, ओवरलोड सहन करने वाली हो गई, ठीक है ना। आप उसको स्टार्टिंग में भी लोड पे चला सकते हो। सब बातें कितने परसेंट आपका अधिक हुआ, सब बातें आपको भी लिखाई हैं। अब इतनी विशेषताओं के कारण इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है ना। इतनी विशेषताओं के कारण इसका प्रयोग, मैंने आपको 3 गुना लिखा है, इसको 300% भी कर सकते हो आप लोग। स्टार्टिंग टार्क का मान 300% में आपके 300% तक अधिक होता है, शुरू में लिखा दिया था हम आपको, ठीक है ना। अब कह सकते हैं इतनी विशेषताओं के कारण इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, इसका यूज और लिख लो आप लोग। अब देखो इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, यूज देखो इसकी विशेषता क्या थी, सभी विशेषता मैंने आपको बताई। तो इन सभी विशेषताओं के कारण इस मोटर का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर उच्च स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता हो, लिखना, जहां पर उच्च स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता हो, उच्च क्षमता की आवश्यकता हो, उच्च शक्ति गुणक की आवश्यकता हो और ओवरलोड सहन करने की आवश्यकता हो, वहां इस मोटर का प्रयोग किया जाता है। ये बात समझ गए, सारी विशेषताएं सारी लिख लो, उच्च स्टार्टिंग टार्क, उच्च रनिंग टार्क, उच्च क्षमता, उच्च शक्ति गुणक और ओवरलोड सहन करने की जहां आवश्यकता होती है वहां इस मोटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको बताऊं, लिख लो, कंप्रेसर में इसका प्रयोग कर सकते हैं, एयर कंडीशनर में इस मोटर का प्रयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर में इस मोटर का प्रयोग करते हैं जहां उच्च स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता आती है। यहाँ आप जो भी आपको नाम उचित लगे कि उच्च स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता यहाँ होती है, वहाँ इसके मोटर का प्रयोग कर सकते हैं। आजकल तो गांव में देखते हैं कि ये चक्की चलाते हैं या गंडासा लगाते हैं, छानी काटने वाला, वहाँ भी डबल कैपेसिटर की मोटर लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चक्की में भी क्या है, लोड उच्च चाहिए। और जहाँ छानी काटते हैं अपने जो गंडासा चलाते हैं, वहाँ भी जो मशीन चलती है, जो पशुओं के लिए चारा काटते हैं, वहाँ भी डबल कैपेसिटर की मोटर लगानी शुरू कर दी, क्योंकि वहाँ पर उच्च स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है, ठीक है। और जैसे ये पंप होते हैं, जहाँ ये अपने जो कंप्रेसर पंप होते हैं, जो पानी की आवश्यकता है, वहाँ भी इन मोटर का डबल कैपेसिटर मोटर का प्रयोग करना शुरू कर दिया, छोटी छोटी मोटरों का। क्यों, क्योंकि पानी की गहराई नीचे चलेगी, वहाँ से पानी को खींचना है, इसलिए वहाँ पे स्टार्टिंग टार्क की आवश्यकता होती है। वहाँ भी इस मोटर का, और पानी को ऊंचाई तक चढ़ाना, माना कि 100 फीट ऊंचा तक चढ़ाना है, पानी को ऊपर तक पहुँचाना है, तो डबल कैपेसिटर की मोटर लगानी शुरू कर दी वहाँ पर भी। तो दोस्तों ये तो थी आपकी डबल कैपेसिटर की मोटर, अर्थात स्टार्टिंग ये अपने कैपेसिटर स्टार्ट व कैपेसिटर मोटर का दिन था। अगले वीडियो में आपको मैं क्या बताने वाला हूँ, ये देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि मोटर को सेल्फ स्टार्ट 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो फेज स्प्लिट करके और एक शेडेड पोल का प्रयोग करके। तो फेज स्प्लिट के आधार पर तो मैंने आपको पढ़ा दिया कि फेज स्प्लिट के आधार पर मोटर को सेल्फ स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। दूसरी विधि कल अगले वीडियो में आएगी कि मोटर को शेडेड पोल के द्वारा कैसे प्रचालित कर सकते हैं, सेल्फ स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना था। इस वीडियो के प्रति आपके मन में जो विचार है या आपको समझ में नहीं आया या कुछ और बच गया जो मैं आपको बता नहीं पाया, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखना। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना।
क्योंकि आप लोग इतनी अच्छी मेहनत से पढ़ रहे हो, मैं आपको अच्छी मेहनत करवा रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है सब कुछ और आप लोगों में इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो लाइक कर दिया करो। और एक काम और दोस्तों, कुछ सपोर्ट करो चैनल को आप लोग, कि अपने दोस्तों में वीडियो शेयर करो, अपने दोस्तों को इस चैनल पे जोड़ो, कि ताकि उनको भी फायदा हो और आप लोगों को भी ये लगेगा हाँ कुछ हमारे दोस्त ने इंप्रूवमेंट किया है और आप लोग तो सीख रहे हो, किसी और का फायदा हो जाए। तो अपने दोस्तों में वीडियो शेयर किया करो और अपने दोस्तों को इस चैनल पे जोड़ो, ताकि वो भी वीडियो देखें और वो भी अपनी सफलता को प्राप्त करने में कुछ मेहनत करना शुरू कर दें आप लोग यहाँ पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।